लिए चलते हैं जहां इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आबी ज़खायर बनाना और हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दयामेर भाषा डैम के बारे में ये बात तय है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़मीन खरीदी गई और उसके ऊपर 100 अरब रुपए से ज़्यादा अखराजात आए और ज़मीन जो है वो खरीद ली गई। इसी तरीके से जनाब स्पीकर मोमन डैम के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में 2 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए थे। ये डैम तकरीबन 800 मेगावाट का डैम है जो कि सवात रिवर के ऊपर ये बनाया जाएगा। मैं इस हाउस का वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और रेलेवेंट बात नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि जहां पर इस डैम की इंतहाई ज़रूरत है और बहुत ये अहमियत का हामिल है, इस डैम की जो कॉन्ट्रैक्ट को जो अवार्ड किया गया है वो बतौर ख़ास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और उस बारे में मैं आपकी खिदमत में और आपके तौसीर से इस हाउस की खिदमत में मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि जब लोड शेडिंग इस मुल्क के अंदर एक शदीद तरीन सूरत हाल इख्तियार कर गई थी और 18-18, 20-20 घंटे बिजली बंद होती थी और कारोबार बंद था, एक साइकिल की जो ट्यूब है उसको रिपेयर करने वाला उसका भी कारोबार बंद था, लाखों लोग बेरोजगार थे, अस्पतालों में स्कूलों में बिजली नहीं थी, एक्सपोर्ट्स हमारी तबाह हो गई थी। और ये 15 साल पर मुहित है ये सारा मामला। ये किसी एक गवर्नमेंट को आप इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई जनाब स्पीकर, इसको वॉर फुटिंग के ऊपर हमने इस चैलेंज को कबूल किया और बड़ी बर्क रफ्तारी से हम आगे बढ़े। तो 20-20 घंटे जब लोड शेडिंग हो रही थी और मैं साबिक वज़ीर आज़म यहाँ बैठे हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और मैं इस बात का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ बतौर ख़ास कि मई 2015 में जब LNG पावर प्लांट्स का फैसला हो रहा था तो उस वक्त एक राय थी और बड़ी साहिब राय थी कि 18-18, 20-20 घंटे बिजली जाती है और वापस आती नहीं, लिहाजा वक्त को बचाने के लिए हमें इमरजेंसी क्लॉज को इन्वोक करना चाहिए और पेपरा रूल्स को सस्पेंड करके हमें बराह रास्त हमें कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर देने चाहिए। ये कोई राय जो थी ये कोई खुदा न खासा बदनीति पर मबनी नहीं थी, बल्कि इस राय का जो क्रक्स था वो ये था कि हम 4 से 6 महीने वैल्यूबल टाइम बचा लेंगे अगर हम अपना बिडिंग प्रोसेस को हम सर्कमवेंट कर लेंगे, तो फिर 6 महीने 4 महीने बच जाएंगे। और जो कि उन हालात में एक एक लम्हा इंतहाई कीमती था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। उस वक्त भी इमरजेंसी क्लॉज इन्वोक नहीं की गई और पेपरा रूल्स को फॉलो किया गया। और फिर ये पूरा जमाना जानता जनाब स्पीकर कि फिर इंतहाई ट्रांसपेरेंट, इंतहाई शफाफ तरीके से 3 प्लांट्स फौरन लगाए गए जो इस वक्त 3600 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड को मुहैया कर रहे हैं। और ये बात इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में कहना चाहता हूं, चौथा प्लांट इस वक्त इट इज अंडर इंस्टॉलेशन, 1200 मेगावाट का वो प्लांट है। ये चारों मिलाकर 5000 मेगावाट ये बिजली बनती है LNG बेस्ड। इसमें 2 फेडरल गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट थी और 2 जनाब स्पीकर वो हुकूमत पंजाब की इन्वेस्टमेंट थी। And I have said this before many times, and I want to repeat this
today, even at the cost of repetition, that though these were investment from the provincial government of Punjab, but the power generated was for Pakistan. ये है वो कमिटमेंट, ये है वो खलूस जो कि उस जमाने में उस गवर्नमेंट ने दिखाया। मैं यहाँ पर कोई, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि मैं इररिलेवेंट बात नहीं करना चाहता, इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता। अगर कोई करेगा तो फिर वो खूब भरेगा, हमें उसका फिर भरपूर जवाब देना आता है। जनाब स्पीकर, इसमें 160 अरब रुपए की बचत हुई। कहीं पेपरा रूल्स को कहीं टिंकर नहीं किया गया, कहीं उनको सस्पेंड नहीं किया गया। और मैं यहाँ पर मिसाल एप्पल टू एप्पल की दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने ऑरेंज लाइन बनाई और वो G2G फाइनेंसिंग थी और पाकिस्तान के कवानीन G2G फाइनेंसिंग में पेपरा रूल्स को सस्पेंड कर देते हैं, रूल 5। मैं उसकी मिसाल नहीं दे रहा। आई एम citing an example of power plants alone to compare with मोमन डैम, जो कि इस वक्त बनने जा रहा है और मुल्क के लिए एक बड़ी खुश आइंद बात है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि मोमन डैम का प्रोसेस पिछले कई सालों से शुरू है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी गवर्नमेंट के ज़माने में इसका जो बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड पीटीआई की गवर्नमेंट के ज़माने में किया गया। ये बात रोज़े रोशनी की तरह आया रहनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है कि पिछली गवर्नमेंट में ये प्रोसेस शुरू हुआ। हज़ारों मंसूबे इस तरह हैं जो कि पिछली हुकूमतों में शुरू होते हैं और फिर जो हुकूमत वक्त होती है वो फिर फैसला वो करती है। तो लिहाजा मोमन डैम वो उसका फैसला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का उसकी जिम्मेदारी पीटीआई गवर्नमेंट की है, पीएमएल की नहीं। उस जमाने में ये प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, ये दुरुस्त बात है। अब आइए जनाब स्पीकर कि किस हद तक ये प्रोसेस जो है ये शफाफ है और किस हद तक इस प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं। पहली बात तो ये है जनाब स्पीकर कि ये कहना कि सिंगल बिड ये पेपरा कवानीन के खिलाफ है, ये बात गलत है। ये पेपरा कवानीन के खिलाफ नहीं है। सिंगल बिड पेपरा कवानीन इजाज़त देता है, मगर उसके साथ कुछ लवाजमात हैं और मैं उसकी तरफ अभी 2 मिनट में मैं गुजारिश करूंगा। जनाब स्पीकर, पहली बात तो यह है कि ये डैम 800 मेगावाट का, इसकी तकमील के लिए 5-6 साल चाहिए होंगे। क्या ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि अगर एक बिड रह गई थी और दूसरी बिड को टेक्निकली उसको नॉकआउट कर दिया गया था। एक बिड थी डेस्कॉन और उनके फॉरेन पार्टनर्स i.e. गजूबा कंपनी है चाइना की, और दूसरी भी FWO एंड चाइना पावर, इस तरह की दूसरी कंपनी भी चाइना की कंपनी थी। दूसरी कंपनी जो दूसरी बिड थी डेट वाज रिजेक्टेड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, सो बेट। तो एक बिड रह गई और उस बिड के बुनियाद पर जनाब स्पीकर वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया। सवाल पैदा होता है कि अगर पेपरा रूल्स की इस शिक को का फायदा लिया गया कि जो कि कहता है कि एक ही बिड अगर हो तो तब भी आप अगर एक ही बिड हो तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकते हैं, मगर उसकी कोई साथ उसकी अटैच्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। वो इस तरह स्टैंड अलोन आप अवार्ड करेंगे तो मैं समझता हूं कि बजाते खुद तनकीद का निशाना बनेंगे। मैं अभी जो पेपर रूल्स की जो मुतलका जो शिक है मैं उसकी तरफ अभी आता हूं। मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि जिस तरह ये 3 मंसूबे 3600 मेगावाट के जो लगाए गए, वहां पर ना सिर्फ ये कि इमरजेंसी क्लॉज को इन्वोक नहीं किया गया, बल्कि बिडिंग प्रोसेस को पूरी तरह
फॉलो किया गया और उसके बावजूद भी 22 महीनों में ये मंसूबे मुकम्मल हुए और आधी कीमत पर इसी तरह के जो मंसूबे जो माजी में लगे थे उनसे आधी से भी कम कीमत पर लगाए गए। चौथा मंसूबा जो हवेली बहादुर शाह 2 है, मैं मिसाल उसकी इसलिए देना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि वहां पर सिंगल बिड आई थी। ये रिकॉर्ड की बात है, अब सारा रिकॉर्ड पीटीआई गवर्नमेंट जो मुतल्लिका जो मिनिस्ट्रीज हैं या महकमे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। वो सिंगल बिड आई थी जीई की, जिसने पहले 3 मंसूबे जो लगाए थे उस सिंगल बिड को एक्सेप्ट नहीं किया गया एंड वी वेंट फॉर रीबिडिंग और शॉर्ट नोटिस पर दोबारा बिडिंग आई। उसमें एक और दुनिया का मायनाज बिडर सीमेंस आया और उसने 10 अरब रुपए कम कीमत, जो पहले 3 मंसूबे लगे थे उनसे 10 अरब रुपए कम कीमत पर उसने अपनी ऑफर दी सीमेंस ने और कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस को मिल गया। यह है फायदा जनाब स्पीकर रीबिडिंग का। सिंगल बिड की बुनियाद पर आप कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं अभी आता हूं, लेकिन हम हालांकि वो सिंगल बिड थी और बिजली पैदा करने की इंतहाई शदीद मजबूरी थी, पूरी कौम की इकॉनमी तबाह हो रही थी। हम अगर चाहते तो वो सिंगल बिड को एक्सेप्ट कर लेते, बट वी डिड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशंस। और जब रीबिडिंग हुई तो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ और वो सीमेंस ने 10 अरब रुपए कम कीमत पर उसने बिड अपनी ऑफर की और वो कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस को अवार्ड हो गया और आज वो जो मंसूबा है वो तकमील के मराहिल पर वो अपना जारी उसारी है। वो खुदा करे कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो। अब आ जाएं दोबारा मोमेंट डैम के ऊपर। मैंने आपको जो सिंगल बिड की जो बताई है उसकी प्रोज एंड कॉन्स वो मैंने आपको अर्ज कर दिए। अब पहली बात तो ये है जी 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 प्लीज। तो जनाब स्पीकर इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट वाज द हरी, ऐसी क्या जल्दी थी। बिजली की जो लोड शेडिंग अमूमी तौर पर वो तकरीबन वो दम तोड़ चुकी है और आज अगर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो वो इस हुकूमत की बदतरीन गफलत, नातजुर्बाकारी और दूसरे जो फैक्टर्स हैं ये उसकी वजह से है। अब देखिए कि ये जो 3 प्रोजेक्ट्स लगे हैं 3600 मेगावाट के, ये आधी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। क्यों? कि उनको गैस अवेलेबल नहीं और जो तेल पर फर्नेस ऑयल पर जो बिजली पैदा की जा रही है वो 4000 मेगावाट और कई गुना उसकी कीमत, उसकी पैदावारी कीमत कई गुना गैस के मुकाबले में ज्यादा। वो पुराने वो फरसूदा वो जो मंसूबे हैं जिनको उसके, अब आप बताइए जनाब स्पीकर, इस तरह की अगर बदतरीन गफलत होगी तो फिर अवाम के ऊपर जो महंगाई का और अवाम के ऊपर जो बेरोजगारी का जो पहाड़ जो तोड़े जा रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मोमेंट डैम के ऊपर कौन सी ऐसी क्यामत आ गई थी कि ये दोबारा रीबिडिंग नहीं कर सकते थे। चलो मोहन जी, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। पॉइंट ये जनाब स्पीकर कि मोमेंट डैम, thank you for I'll try to repeat this time and again so I am properly correct। तो मोमेंट डैम जनाब स्पीकर कि कौन सी क्यामत आ गई थी, कौन सी वजह थी कि सिंगल बिड को ही अपना सीने से लगाना था और उसको कॉन्ट्रैक्ट 309 अरब रुपए का मंसूबा वो जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। अब जनाब स्पीकर मैं आपके सामने पेश करता हूं पेपरा रूल्स। ये सवाल है, इनके अपने पेपरा के FAQs हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये है और मैं उसी फॉर्म में आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूं।
if only one tender bid is received in response to a tender notice advertised in both or one of the media authorities, should this single tender be accepted or re-advertised again? मैं रेलेवेंट जो जवाब वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, और वो ये है जनाब स्पीकर, Public Procurement Rules 2004 don't put any limit on number of tenders, bids received in response to tender notices, provided that the procurement opportunity has been advertised in the prescribed manner. वो मैं बता चुका हूं कि सिंगल बिड या उससे ज्यादा कोई कदर नहीं है। आगे जनाब स्पीकर वो कह रहे हैं कि the single bid may be considered if it meets the evaluation criteria expressed in tender notice and is not in conflict with any other rules, regulations or policy of the federal government. ये तीन चीजें वो कह रहा है कि वो क्राइटेरिया जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जो दूसरे जो रूल जो हैं और हुकूमत की पॉलिसी. However, the procuring agency should make a decision. अब ये बड़ा important, this is the operative paragraph जनाब स्पीकर, ये सबसे important है. However, the procuring agency should make a decision with due diligence and in the light of Rule 4. Whenever a procuring agency is confronted with such a situation whereby the rate quoted by the single bidder cannot be compared so as to declare it as the lowest rate, or otherwise it may make a prudent decision कि अगर कोई पैमाना अवेलेबल नहीं है, यानी सेकंड बिडर नहीं है, थर्ड बिडर नहीं है और कोई यार्डस्टिक नहीं है, तो फिर वो दिमाग से अकल से काम ले, दिल से नहीं अकल से काम ले, दिमाग से काम ले. और आगे ये कह रहा है ये अपना रूल, ये मैं आपको जो पढ़ रहा हूं मैं खत्म करता हूं जनाब स्पीकर. While making a decision, the following factors may be kept in view. Number one, the comparison of price of the goods, works or services if procured during the current financial year. तो पहली उन्होंने जो तजवीज़ पेश किया या सिफारिश पेश किया इसी कानून के तहत कि अगर कोई आपको यार्डस्टिक नहीं मिला तो फिर उसी फाइनेंशियल ईयर में इस तरह का कोई मंसूबा इसके लगभग हुआ है तो आप उससे कंपेयर कर लें. ये जो सिंगल बिड की फाइनेंशियल जो उन्होंने ऑफर की है, नंबर एक. नंबर टू, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोक्योर्ड. मार्केट प्राइस देख लें, आप पता कर लें, अपना मशरिक से पता करें, मगरिब से पता करें, जनूब से पता करें, शुमाल से पता करें कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर में अगर इस तरह का मंसूबा नहीं तो आप फिर दुनिया ग्लोबली आप पता करवा लें कि भाई ये जो कीमत दी गई है क्या ये कीमत रीजनेबल है. नंबर थ्री, in case abnormal increase in price is observed, the procuring agency may like to re-advertise the procurement opportunity if time permits. अब मैंने शुरू में कह दी को क़यामत तो नहीं आ गई थी कि जनाब ये दोबारा रीबिडिंग नहीं कर सकते थे, और फिर फाइनली ये पेपर रूल्स एक और बड़ा साहिब मशवरा दे रहा है इस केस में और तमाम केसेस में. री-एडवर्टाइजमेंट वुड बी अ प्रेफर्ड ऑप्शन, इसमें लिखा है. ये मैं कोई राम कहानी नहीं, मैंने बिल्कुल पेपर रूल्स पढ़ के सुनाए हैं कि दिस शुड बी द प्रेफर्ड ऑप्शन कि आप जाएं दोबारा बिडिंग में दोबारा जाएं. 309 अरब रुपए का जनाब स्पीकर मंसूबा हो और उसके लिए और फिर कोई, मैंने जिस तरह कहा कि खुदा ना खास्ता मुल्क अंधेरों में नहीं है, उजालों में हमारी हुकूमत ले गई थी, इनको तोहफे में हमने एक तशरीफ रखकर एक पाकिस्तान दिया जो कि
पूरी तरह रोशन है, तो कौन सी ऐसी वजह थी कि आप रीबिडिंग में नहीं गए? मैं जो दूसरे मामलात उस पर नहीं जा रहा कि जनाब फलां कंसल्टेंट ब्लैक लिस्टेड है फलां, दैट इज नॉट द एरिया आई एम फोकसिंग अपॉन. आई एम प्योरली फोकसिंग अपॉन पेपरा रूल्स. वो कह रहे कि री एडवर्टाइजमेंट वुड बी ए प्रेफर्ड ऑप्शन. अब इसके बाद में बताएं जनाब स्पीकर कि क्या वजह थी कि 3 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर हो गया ना, 3 बिलियन डॉलर, और जी हाँ 3 बिलियन डॉलर. ये मैं डिवैल्यूएशन की पहले की बात कर रहा हूं, अब जो 30% डिवैल्यूएशन उसकी बात नहीं कर रहा. 3 बिलियन डॉलर. और फिर मैं कह रहा हूं कि इनकी हुकूमत ने ये टेंडर अवार्ड किया, ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, पिछली हुकूमत ने नहीं किया. प्रोसेस वो जारी उसारी था. तो 3 अरब डॉलर, जबकि हम इस वक्त सऊदी अरब की कमाल मेहरबानी है, यूएई की हमारे ब्रदर मुल्क उनकी कमाल मेहरबानी है, चाइना की मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान की इस आड़े वक्त फिर मदद को आप पहुंचे हैं. और इसमें इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई कमाल नहीं. ये अगर बात मैं नहीं करूंगा तो आई थिंक द स्टोरी विल बी इनकम्प्लीट कि जो अफवाज पाकिस्तान को जो सिपा सलार हैं उनके मुंह को ये एड मिल रही है, ये लोन मिल रहे हैं. ये फैक्ट है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं. इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए. तो उसके बावजूद जनाब स्पीकर हम 300-325 अरब रुपए के मंसूबे को सिंगल बिड पर अवार्ड कर दें, बगैर कोई पैमाना, बगैर किसी यार्डस्टिक के, बगैर किसी कंपैरिजन के, और पेपर रूल्स का इस तरह सहारा लिए जाए. मैं समझता हूं कि कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा है. और आखिरी बात इस बारे में मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा जनाब स्पीकर कि above all is the question of conflict of interest. मुझे रज़ाक दाऊद साहब से उनसे कोई गिला नहीं, he is a gentleman. मगर बात यहां पर इंडिविजुअल्स की नहीं हो रही, अफराद की नहीं हो रही. बात पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की, उनकी खुशहाली और तरक्की की है. बात इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के एक एक पाई की अकाउंटेबिलिटी की है. और इस वक्त रज़ाक दाऊद साहब वो इस वक्त इस हुकूमत में एडवाइजर हैं, और एडवाइजर होते हुए उनकी फर्म को, और ये कहना कि वो खुद मालिक नहीं, उनके बेटे हैं या फलां है, दैट इज नॉट द पॉइंट एट इशू. द कंपनी बिलोंग्स टू हिम. और ही इज अ शेयर होल्डर. तो जनाब स्पीकर, दिस इज I think the crux of the matter, that this is a direct conflict of interest. Please, order in the house, please. A direct conflict of interest कि आप अपनी हुकूमत के एक, और मैं यहाँ पर चीनी फर्म्स की बात नहीं हो रही, दोनों बिड्स में चीनी फर्म्स थी. इसमें भी थी चीनी फर्म और दूसरे में भी चीनी फर्म है. बात यह हो रही है कि यह हुकूमत जो शफाफियत का और मेरिट का और ट्रांसपेरेंसी का दिन रात डंडोरा पीटती रही है. 5 माह हो गए और एक इतना बड़ा मंसूबा, और मैंने आपके उसके मुकाबले में विदाउट गोइंग फॉर एनी पर्सनल केस, मैंने आपको बता दिया कि हवेली बहादुर शाह 2 में जीई सिंगल बिड थी और उस वक्त बिजली की बेइंतहा जरूरत थी. हमने उस सिंगल बिड को एक्सेप्ट नहीं किया एंड वी वेंट फॉर रीबिडिंग. और उस मालिक का करम है कि 10 अरब रुपए सस्ता मंसूबा चौथा मिल गया. दे कुड हैव डन द सेम. और कौन जानता है कि दोबारा रीबिडिंग करते, कोशिश करते, ये 309 अरब रुपए के बजाय 250 अरब का मिल जाता, 225 का मिल जाता, 325 का मिल जाता. बहरहाल वो तकाजा जो था शफाफियत का, उसको तो पूरा करना था और कोई इमरजेंसी नहीं थी.
कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर फोर्स मेजोर नहीं था, कोई यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई जंग के बादल नहीं थे, कोई बिजली की कोई इस तरह मेजर फेलियर्स नहीं थे। यहाँ स्पीकर, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये पेपरा रूल्स ने जो सिफारिशात की हैं ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है, ये शफाफियत के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के अवाम का जो एक बहुत ही जो स्केर्स हमारे रिसोर्सेज हैं मांगे तांगे के, ये उनके ऊपर डाका जनी के मुतरादिफ है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी इस हाउस से गुजारिश है कि हमें इस केस को फिलफौर असेंबली के फ्लोर पर टेकअप करना चाहिए और इस मामले को एक हाउस कमेटी के सपोर्ट करना चाहिए। जब तक कि हाउस कमेटी इसके ऊपर फैसला न दे, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहाँ पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हुकूमत के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो मोहम्मद डैम का ठेका है उसके ऊपर गुफ्तगू की है और कहा है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें सिंगल बिड करके पेपरा के जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और एक ख़ास शख्सियत को नवाजने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शुरू हुआ। हमारे दौर में ज़मीन की खरीदारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी, जिसके बाद बिडिंग का प्रोसेस था। उस बिडिंग के प्रोसेस में जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। किसी सूबे ने, वफाक ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ पास नहीं किया क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट होंगे। हमने सूबे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ पास किया और उस पर अमल दरामद किया। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? क्योंकि इस तरह तो कोई भी जैसे ये कह रहे हैं कि हम कारोबार नहीं, कारोबार तो करना पड़ता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस महकमे का मैं मिनिस्टर हूँ, अगर मैं उस मिनिस्ट्री से अपने ख़ानदान को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचाता हूँ तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। सिर्फ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये वज़ीर आला अपने सूबे में कारोबार नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म सारे पाकिस्तान में नहीं कर सकता और वज़ीर जो हैं वो अपने महकमे में काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह तो लोगों के बच्चे कारोबार करते हैं, काम करते हैं। कानून हकीकत में ये है, अगर किसी को समझ नहीं आती मैं अपना लॉ इनके सामने पेश कर दूंगा कि लॉ क्या है। कानून यही कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं अपने ज़ाती इख्तियारात से फ़ायदा उठाकर अपने महकमे में किसी रिश्तेदार को फ़ायदा दूंगा, वो कानून की खिलाफ वर्जी है। तो सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये कानून कभी इन्होंने पास नहीं किया, इन्होंने कभी किया नहीं। इसके बाद आपको डिटेल नहीं, वो खुद इन्होंने पास नहीं किया और इल्ज़ाम हमारे पे लगाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस पूरा डिटेल मौका देते जी असुजरदारी साहब प्लीज। इसके बाद मैं इसको पूरा मौका दूंगा, तसल्ली से रिलैक्स होकर पूरा जवाब देंगे और मैं हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा हाउस रिस्पांस को सुनेगा।